दोस्तों, द इमॉर्टल सीक्रेट के पिछले चैप्टर में आपने सुना कि कैसे गुप्त कमरे के बंद दरवाजे के बाहर माया का खौफनाक साया आ पहुंचा था। रुद्र ने अवनी को अपने 376 साल पुराने रत्नावती और माया के अतीत के बारे में बताया, लेकिन तभी वहां लालची पुरातत्व अधिकारी रघुनाथ आ धमकता है। रघुनाथ को फर्श पर रुद्र के खून की ताजी बूंदें मिलती हैं, जिससे उसका शक गहरा जाता है। और तभी बिजली कड़कने के साथ ही पेंटिंग के राजकुमार की आंखें लाल होने लगती हैं। अब आगे कमरे के भीतर अजीब सी घुटन बढ़ने लगी थी। रघुनाथ, जो अपनी टॉर्च की रोशनी सीधे उस 376 साल पुरानी पेंटिंग पर मार रहा था, वह पूरी तरह से लालच में अंधा हो चुका था। उसकी उंगलियां जो पेंटिंग के फ्रेम को छू रही थीं, थरथरा रही थीं, लेकिन अवनी की नजरें सिर्फ और सिर्फ उस पेंटिंग के चेहरे पर टिकी हुई थीं। उसे साफ दिख रहा था कि पेंटिंग के भीतर जो राजकुमार खड़ा था, उसकी आंखें जो कुछ देर पहले तक गहरी उदास थीं, अब धीरे धीरे सुलगते हुए कोयले की तरह लाल हो रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो उस कैनवस के पीछे कोई जिंदा इंसान खड़ा हो, जो गुस्से से रघुनाथ को घूर रहा हो। अद्भुत, बिल्कुल अद्भुत, रघुनाथ ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा। मिस अवनी, तुम्हें अंदाजा भी है कि यह क्या चीज है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऐसी प्राचीन कलाकृतियों के लिए लोग करोड़ों रुपए देने को तैयार रहते हैं, और इस पर यह तारीख साल 1650, यह कोई आम खोज नहीं है। अवनी ने अपने थूक को निगला। उसका गला पूरी तरह सूख चुका था। वो जानती थी कि अगर रघुनाथ ने उस पेंटिंग के साथ कुछ भी छेड़छाड़ की तो या तो रुद्र वापस आ जाएगा, या फिर वो भयानक साया जो कुछ देर पहले दरवाजे के बाहर था, वो इस पूरे किले को मलबे में बदल देगा। सर, अवनी ने आगे बढ़कर रघुनाथ का हाथ पकड़ने की कोशिश की। सर प्लीज मेरी बात सुनिए, ये कमरा, ये जगह सुरक्षित नहीं है। हमें तुरंत यहां से बाहर निकलना चाहिए। वैसे भी रात के वक्त इस किले में रुकना कानूनन जुर्म है। रघुनाथ ने झटके से अपना हाथ पीछे खींचा। उसकी आंखों में एक अजीब सी कड़वाहट और चालाकी तैर रही थी। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी सीधे अवनी के चेहरे पर मार दी। अवनी ने चौंधियाकर अपनी आंखें बंद कर ली। कानून? मिस अवनी, मुझे कानून मत सिखाओ, रघुनाथ ने बेहद धीमी लेकिन कड़क आवाज में कहा। इस इलाके का कानून मैं हूं। इस किले में पत्ता भी मेरी मर्जी के बिना नहीं हिलता, और तुम मुझे बेवकूफ समझने की गलती बिल्कुल मत करना। मैंने पूछा था ना कि फर्श पर यह ताजा खून किसका है, और तुम इस बंद कमरे के भीतर आखिर कर क्या रही थी? दीनदयाल, जो अब तक दरवाजे के पास डर के मारे कांप रहा था, वो थोड़ा आगे आया। साहब, मैडम तो रिसर्च कर रही थी, इनका पैर उस पत्थर पर पड़ गया था। तुम चुप रहो दीनदयाल, रघुनाथ ने उसे डांटते हुए चुप करा दिया। रिसर्च आधी रात को, और ये खून? मिस अवनी, तुम यहां अकेली नहीं थी, तुम्हारे साथ कोई और भी था, और मुझे अच्छे से पता है कि वो कौन है। यह सुनते ही अवनी के दिल की धड़कन मानो एक पल के लिए रुक गई। क्या रघुनाथ रुद्र को जानता है? क्या उसे पता है कि इस किले में एक अमर इंसान रहता है? रघुनाथ ने अपनी जेब से एक पुरानी मुड़ी टुड़ी डायरी निकाली। उसने उसके पन्ने पलटे और एक धुंधली सी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर अवनी के सामने कर दी। वो तस्वीर साल 1970 के आसपास की लग रही थी। उस तस्वीर में एक कॉलेज के बाहर कुछ लड़के खड़े थे, और उन लड़कों के बीच में, बिल्कुल बीच में, जो लड़का खड़ा था वो कोई और नहीं, रुद्र था। वही चेहरा, वही आंखें, वही कोट। इसे देखो, रघुनाथ ने तस्वीर पर उंगली मारते हुए कहा। यह तस्वीर आज से लगभग 55 साल पहले की है, जयपुर के महाराजा कॉलेज की। इस लड़के का नाम तब रुद्र प्रताप दर्ज था। और जानते हो अवनी, सबसे मजेदार बात क्या है? आज से 2 दिन पहले मैंने इसी लड़के को जयपुर के एक मॉडर्न कैफे में ठीक इसी रूप में देखा है। 55 साल में एक इंसान का चेहरा एक दिन भी बूढ़ा नहीं हुआ। यह कैसे मुमकिन है? अवनी चुप रही। वो समझ चुकी थी कि रघुनाथ सिर्फ एक सरकारी अफसर नहीं है, वो बहुत समय से रुद्र का पीछा कर रहा था।
रघुनाथ आगे बढ़ा। उसकी आवाज में अब एक खौफनाक लालच था। पुरानी किताबों में इस रूहानी किले के बारे में एक और बात लिखी है। इस किले के राजकुमार को एक ऐसा अभिशाप मिला था जिससे वो कभी मर नहीं सकता, और उसके पास पारस पत्थर जैसा एक ऐसा तांत्रिक कवच है जो किसी भी इंसान को अमर बना सकता है और बेशुमार दौलत दे सकता है। वो लड़का, वो रुद्र यही है ना? कहां छुपाया है उसे तुमने? मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं, अवनी ने चिल्लाते हुए कहा। यह सब अंधविश्वास है। वो कोई और होगा। हम शक्ल भी तो होते हैं दुनिया में। झूठ। रघुनाथ ने गुस्से में अवनी का कंधा पकड़ लिया। वो खून उसका है। मुझे पता है कि उसका घाव तुरंत भर जाता है। अगर वो मुझे वो कवच नहीं देगा तो मैं। अभी रघुनाथ अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि अचानक पूरे कमरे में एक बेहद भारी और खौफनाक आवाज गूंजी। तो तुम मेरे पास आना चाहते थे रघुनाथ? वो आवाज किसी एक दिशा से नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे के पत्थर खुद बोल रहे हों। रघुनाथ ने झटके से अवनी को छोड़ा और अपनी टॉर्च को चारों तरफ घुमाया, लेकिन कमरे में उन तीनों के अलावा कोई नहीं था। तभी दीनदयाल ने चीख मार दी, साहब वो देखिए। दीनदयाल ने थरथराते हुए पेंटिंग की तरफ इशारा किया। रघुनाथ और अवनी ने जैसे ही पेंटिंग की तरफ देखा, उनके रोंगटे खड़े हो गए। उस 1650 ईस्वी की पेंटिंग से गाढ़ा काला खून धीरे धीरे नीचे की तरफ बह रहा था। राजकुमार के चेहरे से, आंखों से खून की धाराएं निकल रही थीं और कैनवस से टपक कर सीधे फर्श पर गिर रही थीं। और तभी कमरे के कोने वाले अंधेरे से एक साया बाहर निकला। वो रुद्र था, लेकिन इस बार उसका रूप बिल्कुल बदला हुआ था। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थीं। उसके चेहरे पर कोई मासूमियत नहीं थी। उसके आसपास की हवा इतनी ठंडी हो चुकी थी कि रघुनाथ के हाथ से टॉर्च छूट कर गिर गई और उसका शीशा चकनाचूर हो गया। तुम सचमुच वही हो? रघुनाथ डर के मारे 2 कदम पीछे हटा। उसकी सारी हेकड़ी पल भर में गायब हो गई। उसने अपनी जेब से एक सरकारी रिवॉल्वर निकाली और रुद्र की तरफ तान दी। पीछे हटो वरना मैं गोली मार दूंगा। रुद्र बिना रुके धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। उसके चलने से फर्श पर गिरे सूखे पत्ते अपने आप जलने लगे थे। गोली मारोगे मुझे? रघुनाथ, तुम इंसानों का लालच कभी खत्म नहीं होता। तुमने 55 साल पुराने रिकॉर्ड्स ढूंढे। तुमने मेरा पीछा किया सिर्फ इसलिए ताकि तुम अमर हो सको। तुम जानते भी हो कि मौत ना आना कितना बड़ा अभिशाप है। धाएं। तहखाने के सन्नाटे में एक जोरदार धमाका हुआ। रघुनाथ ने सीधे रुद्र के सीने पर गोली चला दी थी। अवनी ने डर के मारे अपने कान बंद कर लिए। गोली सीधे रुद्र के सीने के पार निकल गई। रुद्र एक पल के लिए रुका। उसके काले ओवरकोट पर खून का एक छोटा सा धब्बा उभरा। रघुनाथ एक क्रूर मुस्कान के साथ हंसने ही वाला था कि तभी रुद्र ने अपने सीने की तरफ देखा और फिर सीधे रघुनाथ की आंखों में झांका। सीने से खून बहना बंद हो चुका था और देखते ही देखते कोट का वो कपड़ा और उसके अंदर का घाव खुद ब खुद ठीक हो गया। गोली का रुद्र पर कोई असर नहीं हुआ था। ये नामुमकिन है। तुम कोई शैतान हो। रघुनाथ के हाथ से बंदूक गिर गई। वो पीछे भागा और उस गुप्त कमरे से बाहर निकलकर तहखाने की सीढ़ियों की तरफ अंधाधुंध भागने लगा। दीनदयाल भी भूत भूत चिल्लाते हुए उसके पीछे भागा। कमरे में अब सिर्फ अवनी और रुद्र रह गए थे। रुद्र ने एक लंबी सांस ली और उसकी आंखों का लाल रंग धीरे धीरे वापस काला होने लगा। वो अचानक बहुत कमजोर सा दिखा। वो डगमगाया और दीवार के सहारे फर्श पर बैठ गया। ऐसा लग रहा था मानो उस शक्ति का इस्तेमाल करने में उसकी बहुत सारी ऊर्जा खत्म हो गई हो। अवनी, जो अब तक कोने में खड़ी थी, वो डर को भूलकर दौड़ती हुई रुद्र के पास पहुंची।
उसने देखा कि रुद्र का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। रुद्र, तुम ठीक तो हो? ये सब क्या था? अवनी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। मैं ठीक हूं अवनी, रुद्र ने कांपती आवाज में कहा। जब भी मैं अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल किसी को डराने या नुकसान पहुंचाने के लिए करता हूं तो मेरे भीतर का वो अभिशाप मेरी बची कुची इंसानी भावना को चूस लेता है। रघुनाथ यहां से भाग जरूर गया है, लेकिन वो शांत नहीं बैठेगा। वो और लोगों के साथ वापस आएगा। तो हमें यहां से निकलना होगा, अवनी ने कहा। चलो रुद्र, मैं तुम्हें इस किले से दूर ले जाऊंगी। रुद्र ने सिर हिलाया। नहीं अवनी, तुम नहीं समझ रही हो। आज रात पूर्णिमा की रात है और माया की ताकत आज अपने चरम पर होगी। रघुनाथ ने उस दरवाजे को खोलकर और यहां गोली चलाकर इस जगह के सुरक्षा चक्र को तोड़ दिया है। माया अब इस कमरे के भीतर आ सकती है। अभी रुद्र ने अपनी बात पूरी की ही थी कि अचानक पूरे किले के ऊपर एक भयानक चीख गूंजी। वो चीख रघुनाथ की थी। बचाओ, कोई बचाओ, दया करो, मुझे छोड़ दो। रघुनाथ की आवाज तहखाने के बाहर से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे बेरहमी से घसीट रहा हो। अवनी और रुद्र ने एक दूसरे की तरफ देखा। घुंघरुओं की आवाज एक बार फिर शुरू हो गई थी, लेकिन इस बार वो आवाज बहुत तेज और बहुत पास थी। छम छम छम। और तभी उस गुप्त कमरे के खुले हुए दरवाजे पर एक साया आकर खड़ा हो गया। वो कोई धुआं नहीं था, वो एक औरत थी। उसने 17वीं सदी का एक फटा हुआ लाल राजपूती लिबास पहन रखा था। उसका चेहरा आधा खूबसूरत था और आधा किसी जली हुई लाश जैसा खौफनाक। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं और उसके हाथों के नाखून काले और नुकीले थे। वो माया थी। माया ने अपने एक हाथ से रघुनाथ के पैर को पकड़ रखा था। रघुनाथ फर्श पर पड़ा तड़प रहा था। उसका आधा शरीर काला पड़ चुका था, जैसे उसकी जिंदगी किसी ने खींच ली हो। रुद्र, माया की आवाज कमरे के भीतर किसी गूंज की तरह फैली। देखो, मैं तुम्हारी मेहमान के लिए एक तोहफा लाई हूं। अब तुम्हारी रत्नावती की राख को हवा में उड़ाने का वक्त आ गया है। माया ने रघुनाथ को एक तरफ फेंका और बहुत तेजी से हवा में तैरते हुए सीधे अवनी की तरफ बढ़ी। उसके नाखून अवनी के गले की तरफ बढ़ रहे थे और रुद्र जमीन पर पड़ा उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। क्या रुद्र अपने शरीर की कमजोरी को हराकर अवनी को माया के चंगुल से बचा पाएगा? क्या रघुनाथ की लालच ने उसे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया है? और क्या अवनी इस सदियों पुराने अभिशाप का अगला शिकार बनने वाली है? जानने के लिए सुनते रहिए द इमॉर्टल्स सीक्रेट का अगला चैप्टर, सिर्फ और सिर्फ डीप फील्ड चैनल पर। दोस्तों, अगर आज के इस तीसरे चैप्टर ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हों तो हमारे चैनल डीप फील्ड को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि क्या अवनी के पास कोई ऐसी शक्ति है जो माया को रोक सकती है। आपकी थ्योरीज का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और धमाकेदार चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और सुनते रहें डीप फील्ड।